अब देखो, अगर कोई लड़का अपनी वाइफ और बच्चे के साथ खुश है लेकिन ऑफिस वाली गर्लफ्रेंड उसके ऊपर काला जादू कर रही हो, उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती हो, तो क्या होगा। फिल्म का नाम है 7G और आहा वीडियो पर यह फिल्म देखने के लिए मिलेगी। अगर आपने फिल्म देख ली है तो अब कहानी को शुरू करते हैं। अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम वर्षा और राजीव को देखते हैं। दोनों आज अपने बेटे राहुल के साथ इस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। राजीव ने कुछ दिन पहले ही ये नया घर खरीदा था। वर्षा घर देखकर बहुत खुश होती है। वो राजीव से कहती है कि बचपन से आज तक मैं किराए के घर में रहती आई हूँ, आज हमारे अपने नए घर का सपना पूरा हुआ है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। वो चाय बनाती है और चाय लेकर पड़ोसी गीता और उसके हस्बैंड से भी मिलती है। खैर, शाम को उन लोगों ने अपने नए घर पर पार्टी रखी थी। राजीव ने अपने ऑफिस के सभी दोस्तों को बुलाया था। सब लोग राजीव का नया घर देखकर खुश होते हैं, सिवाय निशा के। वर्षा और राजीव को एक साथ खुश देखकर निशा को जलन हो रही थी, क्योंकि निशा राजीव से एक तरफा मोहब्बत करती थी। वो किसी भी कीमत पर राजीव को अपना बनाना चाहती थी। टेरिस पर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, तभी दूसरों की नजरों से बचते हुए निशा राजीव के बेटे राहुल को लेकर नीचे घर के अंदर आ जाती है। वो राहुल के सर से कुछ बाल उखाड़ती है और एक गुड़िया की गर्दन पर बांध कर काला जादू करने वाला कुछ मंत्र पढ़ती है और उस गुड़िया को किचन एटिक में छिपा देती है। तभी राहुल को ढूंढते हुए वर्षा भी घर के अंदर आ जाती है और उसे देखकर निशा बाहर चली जाती है। घर के बाहर नेम प्लेट पर भी निशा कुछ काला जादू करती है और अपने घर चली जाती है। खैर, अगले दिन राजीव अपने ऑफिस जाता है तो जीएम उसे अपनी केबिन में बुलाती है। वो राजीव को एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, जिसकी ट्रेनिंग के लिए राजीव को कुछ दिनों के लिए बैंगलोर जाना होगा। वो राजीव से कहती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है और अब तुम ऑफिस के नए सीनियर मैनेजर हो। राजीव यह सुनकर बहुत खुश होता है। वो केबिन से बाहर आता है तो सब लोग उसे बधाइयां देते हैं। निशा भी उसके पास आती है, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन राजीव उसे इग्नोर करके चला जाता है। निशा एक बार फिर से मायूस हो जाती है। वो अपने घर आती है और राजीव की तस्वीर को सामने रखकर ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने लगती है। इधर राजीव भी अपने घर आता है, वर्षा को सब कुछ बताता है और अगली सुबह वो बैंगलोर के लिए निकल जाता है। इसके बाद वर्षा घर में काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद टीवी इंस्टॉल करने के लिए कुछ लोग आते हैं, टीवी इंस्टॉल करके चले जाते हैं। फिर इस घर के पेपर्स को लेकर घर का पुराना मालिक राकेश भी आता है। वो वर्षा को देखकर ठरकियों जैसी हरकत करता है, लेकिन वर्षा उसे इग्नोर करती है, घर के पेपर्स लेती है। इसके बाद राकेश भी वहां से चला जाता है। फिर वर्षा टीवी का बॉक्स लेकर किचन में उसी एटिक में रखने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एटिक से एक गुड़िया नीचे गिरकर टूट जाती है। उसके अंदर से एक काली परछाई बाहर आती है, जैसे किसी की आत्मा कैद से आजाद हुई हो, और वो घर के अंदर ही गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम निशा को देखते हैं। वो एक बार फिर से अपने घर में बैठकर ब्लैक मैजिक कर रही होती है। उसका प्लान था कि वो अपने काले जादू से वर्षा को इतना परेशान करेगी कि वर्षा खुद राजीव को छोड़कर चली जाए, जिसके बाद वो राजीव से शादी कर लेगी। खैर, अगले दिन ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करने के लिए कुछ लोग आते हैं। घर के बाहर अभी भी इस घर की पिछली ओनर मंजुला हाउस के नाम का नेम प्लेट लगा था। वर्षा उन्हें अपने घर का नेम प्लेट बाहर लगाने के लिए कहती है। वो लड़का ड्रिल मशीन निकालता है और दीवार में होल करने लगता है, लेकिन तभी उस होल के अंदर से खून की धाराएं बहने लगती हैं। वर्षा और वो लड़का दोनों यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वर्षा तुरंत भागते हुए नीचे जाती है, सिक्योरिटी गार्ड को लेकर ऊपर आती है, लेकिन अब दीवार में कोई होल नहीं था और ना ही वहां खून का कोई निशान। वर्षा यह देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है। इसके थोड़ी देर बाद वर्षा नहा धोकर मार्केट जाने के लिए तैयार होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वर्षा दरवाजा खोल कर देखती है तो सामने डिलीवरी बॉय खड़ा था। वो वर्षा को पैसे देने लगता है और उसे कहता है कि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ ड्राइंग बुक्स डिलीवर किया था। आपकी बहन ने मुझे 500 का नोट दिया था, मेरे पास चेंज नहीं था। लेकिन वर्षा सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो डिलीवरी बॉय से कहती है कि मैंने कोई ड्राइंग बुक नहीं मंगवाई है और यहाँ मेरी कोई बहन नहीं है। लेकिन डिलीवरी बॉय बताता है कि बुक्स तो आपके पीछे रखी हैं। वो वर्षा को चेंज देकर चला जाता है। वर्षा अपना पर्स खोल कर चेक करती है तो उसके पर्स में से अब 500 का एक नोट कम था। वर्षा भागकर सिक्योरिटी रूम में जाती है और गार्ड को सीसीटीवी कैमरे का वीडियो दिखाने के लिए कहती है। गार्ड वीडियो दिखाता है तो वर्षा को एक बार फिर से झटका लगता है, क्योंकि डिलीवरी बॉय ने जो कहा था वो सच था।
किसी औरत ने डिलीवरी बॉय को 500 का नोट दिया था। वर्षा डर जाती है और भागते हुए वापस अपने घर में आती है तो देखती है कि राहुल ड्राइंग करने के साथ साथ किसी से बातें कर रहा है, जबकि वहां आसपास कोई भी नहीं था। वर्षा के साथ ऐसी और भी कई सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन राजीव अभी भी बेंगलोर में अपने काम में बिजी था तो वर्षा उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वो अपनी एक फ्रेंड रिया को सब कुछ बता देती है। रिया उससे कहती है कि देखो, भूत वूत कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तुम नए घर में शिफ्ट हुई हो इसलिए ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। वो वर्षा की हेल्प करने के लिए शाम को उसके घर आ जाती है। रात में वर्षा, राहुल और रिया सब एक बेड पर सो रहे होते हैं, लेकिन आधी रात को वर्षा के मोबाइल पर रिया का कॉल आता है। वर्षा कॉल पिक करती है और देखती है तो रिया उसके साथ बेड पर नहीं थी। फोन पर रिया उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बेडरूम में सोई थी, लेकिन अचानक से जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं टेरिस पर हूँ। मैं नीचे आने लगी तो एक काला साया बार बार मुझसे कह रहा था कि यहाँ से भाग जाओ, और मैं डर के मारे अपने घर वापस आ गई। रिया की बात सुनकर वर्षा अब पूरी तरह से डर जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि सच में इस घर में कोई आत्मा है। खैर अगले दिन राजीव भी घर वापस आ जाता है। रात को बेडरूम में वर्षा उसे सारी बातें बताती है और कहती है कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन राजीव को इसकी बात पर यकीन नहीं होता। अगले दिन राजीव ऑफिस में होता है, लेकिन ऑफिस में रिया ने वर्षा के घर में उसके साथ जो भी हुआ था सब कुछ निशा को बता देती है। निशा तो बस इसी मौके की तलाश में थी। वो धीरे धीरे करके पूरे ऑफिस में ये बात फैला देती है कि वर्षा और राजीव जिस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं वहां किसी की आत्मा है। एक एक करके सब लोग राजीव से भी सवाल करने लगते हैं और उनका सवाल सुनकर राजीव इरिटेट हो जाता है। वो वर्षा को कॉल करता है और उसके साथ झगड़ा करने लगता है, लेकिन वर्षा उसके साथ बात करके मामले को संभाल लेती है। लेकिन अब लगातार ऐसी घटनाओं से वो तंग आ चुकी थी। वो लोहे का एक रॉड लेकर बाहर जाती है और मंजुला हाउस नेम प्लेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पड़ोसी उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। वो वर्षा को रोकने की कोशिश करते हैं। तब वर्षा उनसे कहती है कि यह घर मेरा है, मैं जो चाहूं वो करूं। वो घर के अंदर आ जाती है और अदृश्य आत्मा से भी कहती है कि तुम मुझे डरा कर यहाँ से भगाना चाहती हो ना, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरने वाली। ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तभी वो अदृश्य आत्मा भी गुस्से में वर्षा का गला पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा लेती है। एट द सेम टाइम पड़ोस वाले अंकल आंटी भी वर्षा के घर में आते हैं। वर्षा को लटका हुआ देखते हैं। तब वो उस आत्मा से यानी कि मंजू से विनती करने लगते हैं कि इसे छोड़ दो, तुम ये गलत कर रही हो। और आखिरकार मंजू वर्षा को छोड़ देती है और गीता आंटी के बुलाने पर मंजू और उसके बेटे दोनों की आत्मा वर्षा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अंकल मंजू को समझाने की कोशिश करता है कि एक ना एक दिन तो हर किसी को मरना है, तो इसे परेशान क्यों कर रही हो, ये घर छोड़कर चली जाओ क्योंकि अब ये घर तो वर्षा का है। तब मंजू उसे कहती है कि मरना तो हर किसी को है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मेरी मौत कैसे हुई थी। इसके बाद मंजू अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है और हम देखते हैं कि पति की मौत के बाद मंजू अपने बेटे भास्कर के साथ इसी अपार्टमेंट में रहती थी और वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। और एक दिन मंजू का सौतेला भाई राकेश उससे मिलने के लिए आता है। दरअसल मंजू के पिता ने मरने से पहले इस अपार्टमेंट को छोड़कर अपनी सारी जायदाद राकेश के नाम कर दी थी, लेकिन राकेश ऑनलाइन जुए में अपना सब कुछ गंवा चुका था और अब वो इस अपार्टमेंट को भी बेचना चाहता है। लेकिन मंजू उससे कहती है कि पापा ने मेरे लिए सिर्फ यही अपार्टमेंट छोड़ा है, बाकी सब तो तुम्हारा था, तुमने गंवाया है और मैं ये घर कभी नहीं बेचूंगी। लेकिन राकेश उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। दरअसल राकेश ने कई सारे लोगों से कर्ज ले रखा था और वो सब राकेश से पैसे वापस मांग रहे थे। राकेश अपने दो दोस्तों के साथ अपनी वाइफ के पास जाता है, उससे 5 लाख रुपए उधार मांगता है, लेकिन वाइफ भी उसे पैसे देने से मना कर देती है। राकेश को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतजाम कैसे करेगा। वो शाम को एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी राकेश को कर्ज देने वाला बालाजी अपनी पूरी गैंग के साथ उसके पास आता है। वो राकेश को धमकी देता है कि अगर तुमने टाइम पर पैसा वापस नहीं किया तो हम जबरदस्ती तेरे घर में घुस जाएंगे और तेरी बीवी से सब कुछ वसूल कर लेंगे। राकेश उनकी धमकी से डर जाता है। वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उनके साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो एक बार फिर से मंजू के घर आता है, लेकिन आज उसका एक दोस्त भास्कर की गर्दन पर अपना चाकू रख देता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मंजू राकेश की बात मान जाती है और पेपर्स पर साइन कर देती है, लेकिन सिर्फ इतने से ही राकेश का मन नहीं भरता। राकेश के कहने पर उसके फ्रेंड्स मंजू को पकड़ लेते हैं, उसे जबरदस्ती शराब पिलाते हैं। राकेश भी उसे बुरी तरह से पीटता है और आखिर में मंजू और भास्कर को एलपीजी सिलेंडर के पास छोड़ देता है
और घर के अंदर ही बंद करके सिलेंडर ब्लास्ट कर देता है। मंजू और भास्कर दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन अब उन दोनों की आत्मा इस घर के अंदर ही भटकने लगती है। इसके कुछ दिन बाद राकेश अपार्टमेंट में रिनोवेशन का काम शुरू करवा देता है। राकेश का एक फ्रेंड काम संभाल रहा होता है। राकेश उससे कहते हैं कि जल्दी से इसका काम पूरा करो। खैर शाम को राकेश का फ्रेंड बालकनी में बैठकर शराब पी रहा था। मंजू की आत्मा के लिए उससे बदला लेने का यह एक बहुत अच्छा मौका था, और जैसे उन लोगों ने मंजू को जबरदस्ती शराब पिलाई थी, मंजू भी उसे जबरदस्ती शराब पिलाती है और फिर उसकी बोतल के साथ साथ उसे भी बालकनी से नीचे फेंक देती है। उसकी मौत हो जाती है। फिर राकेश भी अपने दूसरे फ्रेंड के साथ वहां आता है। उसकी लाश देखने के बाद राकेश को यकीन हो जाता है कि यह सब कुछ मंजू की आत्मा ने किया है। वो तुरंत एक तांत्रिक मोक्षा से कांटेक्ट करता है, उसे सब कुछ बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोक्षा अपने शिष्यों के साथ मिलकर कुछ तंत्र मंत्र करता है और राकेश के साथ अपार्टमेंट में आता है। वो घर के अंदर आकर कुछ मंत्र पढ़ता है। मंजू और भास्कर की आत्मा को इस गुड़िया के अंदर कैद कर देता है। फिर वो इस गुड़िया को किचन एटिक के अंदर छुपा देता है। वो राकेश से कहता है कि कुछ महीनों में यह अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अब देखो, निशा ने भी मंत्र पढ़कर राहुल का बाल एक गुड़िया के ऊपर बांधा था और उसने भी अपनी गुड़िया इसी एटिक के अंदर छुपाई थी। लेकिन उस दिन वर्षा से गिरकर जो गुड़िया टूटी थी वो निशा की नहीं, मोक्षा की गुड़िया थी। जैसे कि मंजू और भास्कर की आत्मा आजाद हो गई थी। खैर मंजू और उसकी कहानी सुनने के बाद अंकल आंटी के साथ साथ वर्षा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मंजू उनसे कहती है कि जब तक मैं उनसे बदला नहीं ले लेती मुझे शांति नहीं मिलेगी। वर्षा उसका दर्द समझती है। वो मंजू से कहती है कि उनसे बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। खैर शाम को राजीव घर वापस आ जाता है, लेकिन वो अभी भी वर्षा से नाराज था क्योंकि ऑफिस में हर कोई उससे यही कह रहा था कि तेरे घर में भूत है। लेकिन राजीव को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। वो वर्षा के ऊपर चिल्ला रहा होता है। उससे पूछता है कि इस घर में भूत कहाँ है, और तभी मंजू और भास्कर दोनों उसके सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम यहाँ हैं। और ये देखकर राजीव बेहोश हो जाता है। अगली सुबह राजीव को होश आता है। आज फिर उसे बेंगलोर जाना था, लेकिन आज राजीव डर रहा था। वो वर्षा से कहते हैं कि इस घर में भूत है, हम ये खाली कर देते हैं। लेकिन आज वर्षा उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिंदास होकर बेंगलोर जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। इसके बाद राजीव एक बार फिर से बेंगलोर चला जाता है। इधर वर्षा को उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है। वो वर्षा को बताती है कि कल शाम मैं निशा के घर गई थी तो मैंने उसे राजीव की तस्वीर को सामने रखकर काला जादू करते हुए देखा है। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे निशा का हाथ है। वर्षा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और मंजू को उसके घर भेज देती है। इधर हम देखते हैं कि निशा अपने घर पर होती है। तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। निशा दरवाजा खोलती है तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद निशा अपने काला जादू वाले कमरे में जाती है और वो अपने किसी गुरु को वीडियो कॉल करती है। गुरु से कहती है कि आपने जो मंत्र मुझे बताया था वो काम नहीं कर रहा है, और एक बार फिर से गुरु उसे दूसरे मंत्र बताने के पैसे मांगता है। फिर उन मंत्रों का जाप करने के लिए कहता है। तभी मंजू उसके पीछे आकर बैठ जाती है और वीडियो कॉल पर मंजू की आत्मा को देखकर वो ढोंगी बाबा डर जाता है और कॉल बंद कर देता है। और इधर मंजू की आत्मा को देखकर निशा भी बुरी तरह से डर जाती है। पहली बार किसी आत्मा से उसका आमना सामना हुआ था। वो डर के मारे मंजू से माफी मांगने लगती है और वादा करती है कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मंजू उससे कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मंजू के कहने पर निशा मोक्षा को कॉल करती है और उसे अपने घर में भूत भगाने के लिए बुलाती है। लड़की ने बुलाया था तो मोक्षा भी अपना सारा काम छोड़कर निशा के घर आ जाता है, लेकिन यहाँ उसका सामना होता है मंजू से। और इस बार मंजू को देखकर मोक्षा डर के मारे भागने लगता है, लेकिन मंजू उसे पकड़ लेती है और बिजली के तारों में लपेटकर वो मोक्षा को मार देती है। दूसरी तरफ राकेश अपने दूसरे फ्रेंड के साथ पब में होता है। दोनों ड्रिंक करने के बाद अपने अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में सुनसान सड़क पर इस लड़के को वर्षा दिखाई देती है। वर्षा उससे लिफ्ट मांगती है। यह लड़का जानता था कि वर्षा वही लड़की है जिसने राकेश से उसकी बहन का घर खरीदा है। वो वर्षा को लिफ्ट देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वर्षा के भेष में वो मंजू की आत्मा है। मंजू कार में ही उसे डराती है और डर के मारे वो लड़का गाड़ी को सड़क के किनारे दीवार में ठोक देता है। गाड़ी ब्लास्ट होने से उस लड़के की मौत हो जाती है और अब मंजू के कातिलों में सिर्फ उसका सौतेला भाई राकेश जिंदा बचा था। लेकिन मोक्षा ने राकेश को एक धागा पहनाया था, जिसकी वजह से मंजू राकेश के ऊपर हमला नहीं कर पा रही थी। वर्षा को पहली मुलाकात में ही पता चल गया
था कि राकेश ठरकी है, वो तुरंत राकेश को कॉल करती है और उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुलाती है। ठरकी राकेश तुरंत उसके घर पहुंच जाता है। वर्षा उसे जमकर शराब पिलाती है। आखिरकार राकेश नशे में बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद राकेश को होश आता है तो उसके सामने वर्षा नहीं, मंजू की आत्मा खड़ी थी। मंजू को देखते ही राकेश डर जाता है, अपने गर्दन पर हाथ रखता है तो देखता है कि वर्षा ने उसका धागा निकाल दिया है। राकेश मंजू से बचकर भागने लगता है। भागते हुए वो अपने घर तक आ जाता है। मंजू भी उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाती है। वो राकेश को दीवार से चिपका देती है और अपनी शक्तियों से एसी का टेम्परेचर तब तक बढ़ाती है जब तक एसी फट नहीं जाता, और एसी फटने से राकेश की भी मौत हो जाती है। मंजू का बदला पूरा हो चुका था। वो वापस अपने घर में वर्षा के पास आती है, वर्षा को थैंक यू कहती है और अपना घर वर्षा के नाम कर देती है। फिर दोनों माँ बेटे की आत्मा को शांति मिल जाती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। वर्षा और राजीव की सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी और एक बार फिर से दोनों उस घर में अपनी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। कमेंट में बताना कि फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी और आपने अब तक फिल्म देखी या नहीं। वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे तो और भी मजा आएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।